नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना को बनाया गया है। वो इससे पहले सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राकेश अस्थाना। सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर रहने के दौरान सीबीआई डायरेक्टर जो उस वक्त थे आलोक वर्मा, उनके साथ उनका विवाद काफी चर्चा में रहा था, ये हम सब जानते हैं। और उस विवाद के बाद वो काफी सुर्खियों में भी आए थे। दोनों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसके अलावा हैदराबाद के कारोबारी में भी इनके ऊपर, अस्थाना के ऊपर करप्शन के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में ईडी से अस्थाना को क्लीन चिट मिल गई थी। कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच भी अस्थाना कर चुके हैं, जिसमें चारा घोटाला है, 2002 का गोधरा कांड है। कई हाई प्रोफाइल मामले इन्होंने देखे हैं। हमारे साथ जुड़ रही है हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा। नीता, रिटायरमेंट इनका 31 जुलाई को होना था, उसके ठीक 3 दिन पहले इनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया जाता है। और हम जानते हैं कि ये कितना विवादों में रहे हैं। तो इस तरह की जब पोस्टिंग होती है नीता, तो वो काफी सुर्खियां भी बटोरती हैं और कहीं ना कहीं ये चर्चाएं भी होती हैं कि क्या वजह रही होगी और क्या किस तरीके से ये पूरी जो प्रोसीजर है ये किया गया होगा। अदिति, राकेश अस्थाना 1984 बैच से गुजरात काडर के ऑफिसर है, बहुत काबिल ऑफिसर हैं। जो विवादों में वो बहुत घिरे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको जब रीइंस्टेट किया गया था, जब उनको एग्जॉनरेट किया गया था, सभी एजेंसीज ने उन्हें एग्जॉनरेट कर दिया था। यही वजह है कि वो पहले बीसीएस में रह गए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का हेड उन्होंने किया, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का उन्होंने हेड किया। यही नहीं, बीएसएफ जैसी एक ह्यूज फोर्स को भी वो कमांड कर रहे थे। अभी वो डीजी बीएसएफ ही थे। 3 दिन बाद उन्हें रिटायर होना था, लेकिन 3 दिन पहले उनका इंटर स्टेट जो डेपुटेशन है वो कर दिया गया। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि इंटर जो स्टेट डेपुटेशन है वो किया गया है। पहले भी हालांकि बाहर के लोग जो हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, जिनमें अजय राज शर्मा और जोग साहब बहुत नाम माने हुए चेहरे रहे थे, लेकिन ये लोग सर्विस में थे। मिस्टर अस्थाना का बात अलग इसलिए है, पहले उनका जो काडर है वो इंटर स्टेट चेंज किया गया और अब उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है, यानी 2022 जुलाई तक वो कमिश्नर रहेंगे। जो विवाद इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि गृह मंत्रालय ने नया एक्टिंग पुलिस कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया था, बालाजी श्रीवास्तव। वो ऑर्डर जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय 28 जून को ही निकाला था, यानी आज 1 महीना हुआ है। उन्होंने टेक ओवर किया था, अभी 20-22 दिन पहले ही उन्होंने टेक ओवर किया था। एक्टिंग पुलिस कमिश्नर बने हुए थे। सारे थानों का वो मुआयना कर रहे थे। कई थानों में उनकी जो है तस्वीरें तक लग गई थी। अब ये सब बदलना होगा। कई अफसर जो थे वो भी इन वेटिंग थे। मिस्टर बालाजी श्रीवास्तव को जब प्रमुख बनाया गया था, एक्टिंग कमिश्नर बनाया गया था, उससे पहले उनके जो सीनियर हैं ताज हसन, उन्हें फायर सर्विसेज में भेजा गया था। जो डीजी अंडमान है वो भी सीनियर थे, उन्हें डीजी अंडमान वहां पे बनाकर भेजा गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद दिला दूं, जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी आगमू काडर हो गया है, तो वहां के भी 2 अफसर थे जो लाइन में थे। एक तो खुद डीजीपी जम्मू कश्मीर थे मिस्टर दिलबाग सिंह, और साथ में एसएम सहाय जो दिल्ली में ही अभी नियुक्त हैं। उन सबके बावजूद बालाजी श्रीवास्तव को जो है एक्टिंग सीपी बनाया गया था, लेकिन 1 महीने बाद ही ये नियुक्ति आती है। इसलिए सवाल उठने भी लाजमी है कि क्या वजह है कि, लेकिन कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि जो राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद तक पहुंच गए थे, वो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जब संसद चलती है तो पूरे उस इलाके में धारा 144 लगा दी जाती है, लेकिन बावजूद उसके इतना बड़ा एक जत्था जो कांग्रेस का वहां पर पहुंच गया, तो ये दिल्ली पुलिस की एक नाकामी बताई जा रही है। अदिति, बिल्कुल नीता, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी, कई पहलू इसके बताए। तो अब बीएसएफ के डीजी रह चुके हैं, उसका जिम्मा संभालने के बाद अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का जिम्मा संभालने जा रहे हैं। पहले ही काफी सुर्खियों में रहे हैं, विवादित रहे हैं। अब देखते हैं कि इनका ये कार्यकाल कैसा रहता है। शुक्रिया नीता। आगे बढ़ते हैं, अब आगे की खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहां पर एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, 18 यात्रियों की यहां पर मौत हो गई है, कई घायल हुए हैं। खराब खड़ी एक डबल डेकर बस थी जिसमें ट्रेलर ने टक्कर मारी है और बस में सवार और उसके नीचे सो रहे लोग इस की चपेट में आ गए हैं। 11 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल पहुंचते पहुंचते 7 यात्रियों ने दम तोड़ दिया। जो घायल हुए हैं उनमें से कुछ की हालत गंभीर है, अस्पताल में उन सबका इलाज किया जा रहा है। डबल डेकर बस जो है वो हरियाणा से बिहार जा रही थी और लखनऊ से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मारी है। हादसे के बाद ट्रेलर का ड्राइवर फरार चल रहा है। फिलहाल हादसे के शिकार ज्यादातर लोग बिहार के सीतामढ़ी और सुपौल के रहने वाले थे। तो कैसे हो गया एक्सीडेंट? बस थोड़ा सा बाबूजी
खराब हो गया था। अच्छा। बस से हम लोग उतर गए थे। उतरने के बाद थोड़ा आगे जाके हम लोग बैठ गए थे। कोई खाना खा रहा था, कोई पानी पी रहा था, कोई सो गया था जी। पीछे से बाबूजी ट्रक आया, धक्का मार दिया। ट्रक और बस दोनों चल दिया, आमने सामने का। वहाँ पर कोई सोया आदमी था, नहीं भाग पाया। गाड़ी में 115 आदमी था सर। अच्छा। जैसे कि गाड़ी में कुछ खराबी हो गया, ये लेबर और ये चलाने वाला और इसका आदमी ये बोला कि भाई साहब आगे पीछे जो है नहीं बैठना, और मैं जा रहा हूँ सामान ठीक कराने के लिए। वो गया उधर से, सारे आदमी इधर में सो रहा था, कुछ 10-20 आदमी इधर पीछे था। बस सर इतना ही में आप ये गाड़ी इधर से आया, पीछे से आया, और इसमें जैसे धक्का लगा सर, हम भी फंस गया था इसलिए। कितने लोग मरे होंगे? अब कितना, कम से कम 30-35 लोग तो जरूर मरे होंगे। अच्छा। हाँ। कोई आदमी सो गया था, कोई आदमी बैठा था। पीछे से वो ट्रक आया, वो ट्रक उसका कम से कम दूर, बहुत दूर, यहाँ से दूर ले गया उसका घिसावट। इस बस का एक्सल टूटने के कारण लोग बाहर आ गए थे। कई लोग बस के साइड में, कई लोग बस के सामने लेटे हुए थे। तो रात्रि काल में वो विश्राम कर रहे थे। उसी समय पीछे से एक ट्रक आकर इस बस के साथ जब एक्सीडेंट कर लिया। कई लोग बस के नीचे अभी भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जारी है। इस दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय होकर हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं कि इनको सही चिकित्सा की सुविधा मिल जाए और बाकी शेष कार्रवाई भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आज राहुल गांधी की अगुवाई में जासूसी कांड पर 10 विपक्षी दलों के सांसद लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। मंगलवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस संसदीय दल के दफ्तर में राहुल गांधी के साथ विपक्षी दल के नेताओं के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में ये मुद्दा उठाया गया। हालांकि बीएसपी ने अभी भरोसा नहीं दिया है कि वो इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी या नहीं और साथ देगी या नहीं। वहीं टीएमसी से भी कोई बैठक में मौजूद नहीं था, लेकिन कोशिश यही है विपक्षी दलों की इस वक्त की जो पेगासस स्पाईवेयर का मामला है उसको लेकर सरकार को सदन में घेरा जाए और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उधर आखिरकार लंबी खींचतान के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। मंगलवार शाम 7 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक में गृहमंत्री बसवराव बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाना तय किया गया। बसवराव को येदियुरप्पा का काफी करीबी माना जाता है और वो भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। कोशिश यही थी बीजेपी नेतृत्व की, आलाकमान की, यहाँ पर सरकार की, कि जो लिंगायत समुदाय है वो नाराज ना हो, येदियुरप्पा जो है उनकी नाराजगी ना झेलनी पड़े आगे। इनके जो पिता हैं एसआर बोम्मई, वो भी पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। येदियुरप्पा ने सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। Under the able guidance of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Home Minister Amit Shah ji, Defence Minister Rajnath Singh ji, and our National President Shri Nadda ji, the party has bestowed faith under the leadership of Yediyurappa ji for 2 long years, and because his volunteer decision to vacate the CM post, the responsibility is bestowed upon me, and I want to assure the people of Karnataka that it will be pro-people, pro-poor people governance. It will be justice for all sections of the society. Under the able guidance of Prime Minister Narendra Modi ji and all central leaders and our beloved leader Yediyurappa ji, we are going to take all the steps, and I want to make all the dreams of Sri Yediyurappa to come true, especially all his budgets and his programs. It will be my priority. दिल्ली में देश का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है करोल बाग का गफ्फार मार्केट। इसका अहम हिस्सा है एमसीडी मार्केट।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम में इस मार्केट को अब जर्जर बता दिया है और खाली करने का आदेश दे दिया है। यहाँ के व्यापारी परेशान हैं और नाराज भी। उनका कहना है कि मार्केट को ठीक करने के बजाय सरकार ने ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। शरद शर्मा की रिपोर्ट। एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल की मार्केट है। बहुत अच्छी फेमस मार्केट है। इसका सुधार करने की बजाय इसको खत्म करने की बात की जा रही है। हम गवर्नमेंट से, हम बीजेपी से, हम सभी अपने लीडर से यही दरख्वास्त करते हैं कि इसको रिपेयर करवाइए, इसको ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए। मैं तो चाह रहा था नोटिस के साथ थोड़ी सी गोलियां भी आ जाती अपनी पसंद से, जैसे हमारे पे 5 आदमी बैठे हैं तो 5 गोलियां भी साथ में दे देते तो वही ज़्यादा बढ़िया होता। आज के ज़माने में तुगलकी फरमान है, सीधा सीधा 3 दिन में आप नोटिस भेजने का क्या मतलब है? 3 दिन में ये तुगलकी फरमान हमारे सिर पे थोप दिया गया है। व्यापारी नाराज हैं। एक नोटिस भेजकर दुकान खाली करने को कह दिया गया है। ये एमसीडी मार्केट है, करोल बाग के गफार मार्केट का अहम हिस्सा। यहाँ मोबाइल फोन और उनकी एक्सेसरीज मिलती है, उनकी रिपेयरिंग होती है। 1977 में बने इस मार्केट को नगर निगम ने 99 साल की लीज पर दिया था, लेकिन अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने IIT रुड़की की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है कि इमारत जर्जर हो गई है, कभी भी गिर सकती है, इसलिए व्यापारी दुकानें तुरंत खाली कर दें। गुरविंदर सिंह की 1996 से यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। 5 लोगों को इनसे सीधा रोजगार मिलता है। बताते हैं कि नगर निगम ने सीधा नोटिस दे दिया कि खाली कर दो। तो हमारे बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। अगर बिजनेस नहीं दे सकते तो किसी का बिजनेस नहीं लेना चाहिए। मार्केट एसोसिएशन नगर निगम की मंशा पर सवाल उठा रही है। उनका कहना है नगर निगम की नजर पहले से ही मार्केट की प्राइम लोकेशन की जमीन पर है। मेरे पास कुछ प्रूफ हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। ऐसे नहीं है जैसे प्रम्बल था 16 मार्च 2016 आप निकलवाई है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सैलरी नहीं है हमारे पास, इसको तोड़ के बनाना, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया। अच्छा, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इसको तोड़ के बनाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर पैसा कमाएंगे। अच्छा, मामला व्यापारी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब कार्रवाई से पहले बातचीत की बात कही जा रही है। अच्छा, खाली तभी होगी जब आगे की व्यवस्था पूरी दिखाई देगी। पहले व्यापारियों को हमने अभी 3 दिन पहले राउंड हुआ है, जोगीराम जी हमारे स्टैंडिंग कमेटी आए थे, उनके साथ मीटिंग करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके सुझाव लेंगे, जो उचित निर्णय होगा जब उसके लिए हम काम करेंगे। किसी भी व्यापारी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले उनको स्थान दिया जाएगा, उसके बाद हम ये काम करेंगे। अब व्यापारियों से बातचीत करके इस मामले का कोई हल निकालने की बात कही जा रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बातचीत नोटिस भेजने से पहले भी की जा सकती थी। करोल बाग दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना की दूसरी लहर से देश उबर रहा है। तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। हालांकि कुछ स्टडीज ये इशारा भी कर रही है कि तीसरी लहर आ चुकी है। इस बीच अब ये खबर आई है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो एक बार फिर बढ़ गया है। पहले संक्रमण दर 1.68% थी, जो अब बढ़कर 3.4% हो गई है। यानी कोरोना फैलने का खतरा फिर से बढ़ा है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि वैक्सीन को लेकर कोई भी ढिलाई न बढ़ती जाए। वैक्सीन से जुड़े आपके डर और भ्रम को दूर करने के लिए NDTV और गूगल लेकर आए खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया। हमारे साथ जुड़ रही हैं खास मेहमान डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, चीफ न्यूरोसाइंस है सेंटर एम्स से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर पद्मा, यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट एक बार फिर से बढ़ना खतरे की घंटी है। ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीन अब भी नहीं लगवाई है, उन्हें अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने अदिति जी। एक्चुअली इसको कहते हैं क्लैरियन कॉल। बिल्कुल देरी नहीं करना, क्योंकि यही जो सेकेंड एंड थर्ड वेव की जो हमारा जो लीप पीरियड है, इसमें अगर वैक्सीनेट कर दिया तो इसके बहुत सारे इश्यूज है। अगर मैं वैक्सीनेट हो गई हूं, आप वैक्सीनेट हो गया, तो इससे सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगा हमारे लिए भी, क्योंकि वी कांट बी आइलैंड्स। अगर लोग हमारे आसपास वैक्सीनेट नहीं हुआ, वो इन्फेक्शन को संपर्क कर सकते।
वैक्सीनेट होने के बाद भी हमारे इन्फेक्शन संपर्क करने की जो संभावना है कम है, पर है। तो अगर हम हमारा वैक्सीनेट से क्या प्रोटेक्शन क्या है, इज बियॉन्ड की इन्फेक्शन कम होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन्फेक्शन की सिवियरिटी और इसकी जो मौत होने की जो डर है वो ऑलमोस्ट खत्म होती है। अगर हमारे आसपास के लोग को वैक्सीनेट नहीं हुआ और वो इन्फेक्शन आ गया, हमको भी इन्फेक्ट हुआ, तो हम बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, ज्यादा लोग अगर इन्फेक्ट हो गया तो दोबारा कोई वेरिएंट पैदा हो सकता है और ये वेरिएंट सिग्निफिकेंट एंड कंसर्न भी हो सकती है। तो हमको अगर वायरस वेरिएंट से रोकना है तो इसी वक्त सब लोग वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर सीरो सर्वे ये इशारा भी कर रहे हैं कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है उसमें एंटीबॉडीज आ गए हैं, चाहे वो वैक्सीन के चलते हो या फिर कोरोना होने के चलते हो। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी है कि तीसरी लहर कम खतरनाक होगी अगर आती है तो। बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल ये उम्मीद है कि वेव जो है खाली एक रिपल भी हो, पर उम्मीद से ही तो सारा काम नहीं हो सकती। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होता है कि ये उम्मीद को रियलिटी में बदलना होगा और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अस्त्र हमारे पास है, वो वैक्सीनेशन। तो जो भी जिन्होंने भी वैक्सीनेट नहीं किया, जिनके पास एंटीबॉडीज ठीक है नहीं, प्लीज वैक्सीनेट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में अनलॉक किया जा चुका है और धीरे धीरे एक के बाद एक अब सब कुछ ही खोल दिया गया। अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो अब मेट्रो में 100% जो है वो अब जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि जो 50% लोगों को छूट दी गई थी अब वो पूरी तरह से अब मेट्रो जो है फुल कैपेसिटी में रन करेगी। ऐसे में ये भी एक बड़ी वजह होगा फैलने की, इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की छूट जो है। ऐसे में लोगों को क्या खास सावधानियां जो है इस वक्त रखना बेहद जरूरी है जब वो भीड़ में हो? बिल्कुल, एक तो भीड़ ना करे, बट ये जो है लॉकडाउन जो है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स जो है अदिति जी, दैट इज अ काइंड ऑफ हम डिसिप्लिन हम मांगते हैं कि लोग डिसिप्लिन रहे। अगर लोग डिसिप्लिन रहे तो लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जब भी जरूरत से हमको जाना है, अगर जरूरत ना है तो बाहर मत जाइए। जरूरत है और सब लोगों को, काफी लोगों को जरूरत होगा, काम पे जाना है, वी नीड टू फाइंड इनकम, स्कूल्स जाना है, वी नीड टू हैव द एजुकेशन प्रोसेस ऑनगोइंग। इस टाइम पे सेम थिंग, भीड़ ना करे, मास्क पहने रखे एंड सैनिटाइजर रखे। ये जो वैक्सीन जो हमारे पास है टीका के अलावा, दिस वैक्सीन हैज टू बी एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। अगर ये हम अपनाएं और जब जरूरत नहीं है भीड़ ना करे, अननेसेसरीली ट्रैवल ना करे, और ये बात कई बार बार लोग समझाते जा रहे हैं, आपके मीडिया के जरिए आप भी कहते हैं, अगर लोग ये उनको सुन ले, बिल्कुल, देन आई थिंक we can all be remain healthy। बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा ने बहुत महत्वपूर्ण बात की यहाँ पर कि अगर फिर से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, फिर से कोरोना फैलता है तो नया वेरिएंट जो है वो आ सकता है, नई लहर जो है वो आ सकती है, जो कहीं ना कहीं उससे लड़ना एक बार फिर हमारे लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। तो वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं और जब आप भीड़ में हो तो सारी सावधानियां बरतें, मास्क जरूर पहने। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। और अब देश प्रदेश में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी यूपी में भाईचारा सम्मेलन शुरू किया है। पहला सम्मेलन मुजफ्फरनगर में हुआ है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने पश्चिमी यूपी में बड़ी हिंदू मुस्लिम खाई पैदा हुई थी और आरएलडी का जाट वोट बीजेपी के साथ चला गया था। किसान पंचायतों से अब वहां पर माहौल बदला है और आरएलडी इन सम्मेलनों के जरिए उन्हें साथ लेने की कोशिश में जुटी हुई है। आरएलडी की ये भाईचारा जिंदाबाद पंचायत 2013 में दंगों का शिकार रहे मुजफ्फरनगर के खतौली में हुई। दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50,000 से ज्यादा बेघर हुए थे। दंगों ने यहाँ बहुत बड़ी हिंदू मुस्लिम खाई पैदा कर दी थी और जाट वोट बीजेपी में चला गया था, जिससे आरएलडी को बड़ा नुकसान हुआ। किसान पंचायत के सफल आयोजन के बाद पूरे प्रदेश में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने एक निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी की राजनीति करती है और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन सबको उजागर करने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। पश्चिमी यूपी में करीब 30-35 सीटों पे
जाट और मुस्लिम वोटर जीत की उम्मीद बनते हैं। आरएलडी को भी यहां काफी मुस्लिम वोट मिलता रहा है, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से ज्यादातर जाट वोट बीजेपी में जाने से उसका काफी नुकसान हुआ है। 2013 के बाद हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजे इसके गवाह हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी को 1 सीट मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसका खाता नहीं खुला। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसका खाता नहीं खुला और पार्टी के सबसे बड़े नेता अजीत सिंह और जयंत चौधरी हार गए। पार्टी अब इन सम्मेलनों से सबको जोड़ने की कोशिश में है। इन्होंने हमें बांट के, इन्होंने जातियों में, उसमें धर्मों में बांट करके ये कॉर्पोरेट का फायदा कर रहे हैं। हमारा मिडिल मैन जो खत्म हो रहा है, मजदूर खत्म हो रहा है, इसलिए सबसे पहले हमें एक संगठन एक बनाने के लिए भाईचारे की आवश्यकता है, जिसके लिए जयंती जी ने अच्छा एक ये हमें प्रोग्राम दिया है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुई भारतीय किसान यूनियन की पंचायतों में बड़ी तादाद में मुसलमान किसानों ने शिरकत की है। इन पंचायतों ने उन्हें जाटों के साथ आने का मंच भी दिया है। समझा जाता है कि इससे दंगों की कड़वाहट कुछ हद तक दूर हुई है। हिंदू या मुसलमान सब एक माँ बाप के पैदावार, सब एक कश्ती के सवार। तो यही हमारे जयंत भाई जो है इस वक्त निष्पक्ष होकर, पहले से उनके बड़ों ने भी यही किया है कि निष्पक्ष होकर तमाम समाज को मिला के और चले हैं। वक्त के साथ पश्चिमी यूपी में दंगों की नफरत कम हुई है और पिछले दिनों किसान आंदोलनों के जरिए भाईचारा भी बढ़ा है। देखना होगा कि आरएलडी की इस कोशिश का क्या नतीजा निकलता है। मुजफ्फरनगर में दिलशाद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और सहयोगियों के बीच खींचतान चल रही है। बीजेपी के इनकार करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत की सांस ली, जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय पर मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का आग्रह किया। इस मुद्दे पर बीजेपी को छोड़कर सारे दल नीतीश के समर्थन में खड़े हुए हैं। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जातिगत आधार पर जनगणना कराने से इनकार क्या किया। बिहार में इस मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के लाभ गिनाए। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करें। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा, इस देश में चाहे रूठे VIP के मुकेश साहनी हो या विपक्ष के तेजस्वी यादव, दोनों खुलकर नीतीश के समर्थन में आ गए। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए। जिस देश में खास करके पशु का अगर जनगणना हो और भी किस नस्ल का है, वो साहिवाल है या बछौर है, जब ऐसे प्रदेश में जब ये सारी चीज का जनगणना हो रहा है तो क्यों नहीं इंसान का भी होना चाहिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की। हालांकि नीतीश की ये बात उनके साथ सत्ता में सहयोगी भाजपा को रास नहीं आती। उसका मानना है जातिगत आधार पर जब तक राजनीति होती रहेगी, सत्ता में अपने बलबूते आने का उसका सपना पूरा नहीं होगा। जातीय जनगणना वालों से मैं एक सवाल करता हूं कि संविधान में तो रिजर्वेशन है, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े और फिर धार्मिक रूप से पिछड़े को दे दिया गया है, उनको उन पर लड़ना चाहिए। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा छोड़कर सभी दलों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के बाद अब नीतीश कुमार के पास इस मुद्दे पर 2 ही विकल्प बचा है। एक, वो एक बार फिर केंद्र के दरवाजे पर सभी दलों के साथ दरवाजा खटखटाए और अपनी मांग मनवाने के लिए पर्याप्त राजनीतिक दबाव डाले, और दूसरा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग की तरह इस मुद्दे पर भी मांग की औपचारिकता के बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक बार फिर मौन धारण कर ले। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और अब मौसम की बात करते हैं। देश के कई हिस्सों में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। लाहौल स्पीति से खबर आई जहां पर बादल फटा है। लाहौल स्पीति का उदयपुर इलाका है जहां पर यह घटना हुई है, जिसके बाद बाढ़ की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। इसमें यहाँ पर एक पुल जो है वो बह गया है और आप पानी का बहाव देख सकते हैं। बादल फटने के बाद बहुत तेजी से पानी बहा है। उदयपुर का ये इलाका है, लाहौल स्पीति का उदयपुर है ये, जहाँ पर ये घटना हुई है। तेज बहाव में एक पुल बह गया है और 2 लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में खासकर इस वक्त बारिश और बाढ़ का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों से खबरें आई, जबकि किन्नौर में भी हमने देखा कि भूस्खलन हुआ जहां पर पुल टूटा और कई लोगों की उसमें जान चली गई। और अब ये लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उदयपुर इलाका है, यहाँ पर बादल फटा है, उसके बाद तेज बहाव पानी का देखने को मिला है। एक पुल यहाँ पर बह गया और अब 2 लोगों के यहाँ पर लापता होने की खबर भी सामने आई है। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं। पहली खबर आज है, रिटायरमेंट से ठीक पहले राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस की कमान सौंपी गई है। काफी विवादों में रहे हैं तो उस पर खास नजर रहेगी। दूसरी खबर, असम और मिजोरम के बीच जो विवाद चल रहा है उस बीच गृह सचिव और डीजीपी को दिल्ली तलब किया गया है। तीसरी खबर, यूपी चुनाव को देखते हुए दिल्ली में बीजेपी का बड़ा मंथन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री समेत तमाम सांसद जो हैं वो बैठक करेंगे। चौथी खबर कर्नाटक से आई जहां पर सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं बसवराज बोम्मई, जो येदियुरप्पा के करीबी माने जाते हैं। और 5वीं खबर, प्रधानमंत्री के बाद अब सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। तो इन 5 खबरों में से हमारे कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस खबर को आप चुन सकते हैं। उस खबर को हम आपको दिन भर एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।